हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश चमोली और मैं स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर जो हमारे सेंटर लेवल के हर एक एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। ऐसा कोई सेंटर लेवल का पेपर नहीं है जिसमें इंग्लिश ग्रामर नहीं आती। और इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है सब कुछ फिक्स्ड होता है। हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, हमारे वोकैब्स आते हैं जिसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें हमारे स्पॉटिंग द एरर है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंग्लिश ग्रामर वाले चैप्टर में आती है। आज जो है हम लोग स्पॉटिंग द एरर के एक कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और एक तरह से सीरीज मैं इस पर बना रहा हूँ जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस शुरुआत करेंगे, बहुत ही कम लेवल के क्वेश्चंस के, बहुत हल्के वो इतने भी नहीं होंगे कि बिल्कुल भी ना हो, और फिर उसके बाद मीडियम और उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, बहुत बिल्कुल मीडियम लेवल से चलना है, बिल्कुल कम से कम क्वेश्चंस हो और बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो। इससे पहले हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हमने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे विजिट करके उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके उससे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट को, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और सीख सकते हैं। आज हम लोग पहला पार्ट लेकर के चल रहे हैं स्पॉटिंग द एरर में से, जिसका मैं पहला पार्ट ले रहा हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो कि एक बैकबोन है इंग्लिश ग्रामर के लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कि सिंटैक्स के नाम से भी जाना जाता है या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी माना जाता है। उसके कई सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन के ऊपर ही कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन पे जो कोई लॉजिक लगता है उसी लॉजिक पे कई और क्वेश्चंस भी बनते होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो सवाल क्यों सही हुआ, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि न केवल वो सवाल सही हो बल्कि उस सवाल के पीछे जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे सवाल हमारे बन जाए। तो बिना समय को गंवाए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। इसका मतलब है कि इस जगह का जो क्लाइमेट है वो मुझे सूट नहीं करता, ऐसा बोला जा रहा है। इस जगह का जो क्लाइमेट है वो मुझे सूट नहीं करता। यहाँ पे द है, द हमारा क्या है, द हमारा आर्टिकल है जिसे डेफिनेट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। क्लाइमेट हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, दिस हमारा एक तरह से पजेसिव प्रोनाउन हम इसे कह सकते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। प्लेस हमारा नाउन है, डू क्या है, डू और डज हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट नेगेशन को दिखाता है, और सूट हमारी वर्ब हो गई, मी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया आई का। मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गया आई का। तो ये तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द स्पीच के अलग अलग एक तरह से पोस्टमार्टम कर दिया। क्या किया कि हर एक वर्ड किसको डिनोट करता है, जैसे ये डेफिनेट आर्टिकल को, ये नाउन को, प्रेपोजिशन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नाउन, और ये हेल्पिंग वर्ब नॉट हमारा नेगेशन को दिखाएगा, जहां जहां नॉट आएगा वो सिर्फ बात करेगा नहीं की। सूट हमारा वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्टिव। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूरा चैप्टर जो है इस चीज़ पे बेस्ड है कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा रहेगा और उस सब्जेक्ट का वर्ब कैसे रहेगी। एक्चुअली ये सब्जेक्ट और वर्ब दो ऐसे टॉपिक है या दो ऐसे जो है टर्म हैं जो हर एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं, या फिर ये कहा जाए कि बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, ये भी एक सेंटेंस है लेकिन ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो तभी सेंटेंस को कंप्लीट माना जाएगा। तो चलिए ये सब चीज़ें तो हम लोग जानते हैं। वर्ब कितने तरह की होती हैं अगर आपको नहीं पता तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप जाकर के वीडियो सेक्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा चैप्टर देख सकते हैं। और वर्ब जो है जनरली हमारे पास दो तरह की होती है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को फोकस्ड करती है, मेन वर्ब को हेल्प करती है, और हेल्पिंग वर्ब जो है ज़्यादातर हमारे सेंटेंसेस में यूज़ होती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं
किसी सेंटेंस में अगर दो वर्ब हैं तो उन दो वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट होने चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि दो वर्ब के लिए एक ही सब्जेक्ट हो, लेकिन जनरली जो है दो वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट या दो से ज़्यादा वर्ब के लिए उससे ज़्यादा सब्जेक्ट होने चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला वाला क्वेश्चन कहता है द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल और ये नाउन आ गया, और जनरली हम लोग जानते हैं नाउन और प्रोनाउन ही दो चीज़ें होती है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनती है। क्या बनता है, नाउन और प्रोनाउन। ये रहा हमारा नाउन, ऑफ हमारा प्रेपोजिशन रहा, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। तो दिस प्लेस हमारा ये भी नाउन है, प्लेस। डू नॉट हमारी एक्चुअली डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। डू हमारी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, अगर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर कर रहे हैं तो वर्ब जो एरर होगा या तो वो वर्ब में एरर होगा या फिर वो सब्जेक्ट में एरर होगा। तो अभी मान लीजिए हम लोगों ने डू फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारी वर्ब है और सब्जेक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया क्लाइमेट है। इसमें दिक्कत क्या आती है, कभी कभी हमें लगता है दिस प्लेस सब्जेक्ट है या फिर ये क्लाइमेट सब्जेक्ट है। जैसे एनडीए के अप्रैल वाले पेपर में आ रखा था कि अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, अ कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स। तो या तो हम लोग 5000 सोल्जर्स को सब्जेक्ट माने या फिर अ कंपनी को सब्जेक्ट माने। तो जनरली ऑफ के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आता है और ऑफ से पहले जो है वो सब्जेक्ट आएगा। और अगर ऑफ से पहले सब्जेक्ट आएगा तो ये क्लाइमेट है, और ये क्लाइमेट सिंगुलर है। कैसे सिंगुलर है, ये क्लाइमेट वैसे भी सिंगुलर दिखाई दे रहा है, और या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि ये जो क्लाइमेट है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ऐसे नाउन जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। जैसे क्लाइमेट हो गया, एविडेंस हो गया, मनी हो गया। आपको शायद लग रहा होगा कि यार हम लोगों ने तो पढ़ा है अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। कुछ हद तक तो ये डेफिनेशन वेरीफाई हो जाती है, लेकिन जैसे मनी की बात करें तो मनी हम लोग काउंट कर लेते हैं, लेकिन मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसी बात करें टी जो है वो काउंट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कितने कप ऑफ टी हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसी जैसे गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो इन सब के ऊपर हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में भी डिस्कस करेंगे, और एक हम लोगों ने सेपरेट वीडियो भी बनाया है अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। तो हम लोगों ने देखा भाई ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, और वर्ब हमारी रही है डू। आपने बोला सर वर्ब तो सूट भी है, तो सूट अगर जो वर्ब है ये मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आ जाए तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब मानेंगे। एक तरह से मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं तो मेन वर्ब को चेंज करेंगे। अभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर चाहिए, अगर क्लाइमेट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो डू की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा डस। क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा डस। तो ये क्या बन जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट सूट मी, डज नॉट सूट। चलिए चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। आइदर दिलीप और सुनील हैव द की फॉर दिस बॉक्स। या तो सुनील के पास या फिर दिलीप के पास ये की है, कौन सी, इस बॉक्स की, दिस बॉक्स। एक और चीज ध्यान रखना, ये दिस जो होता है, दिस और दैट सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, दिस और दैट सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और इसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे दिस के बाद बॉक्सेस नहीं आ सकता, बॉक्स आना पड़ेगा, और ऐसी ये दिस के बाद प्लेसेस नहीं आ सकता, प्लेस आना पड़ेगा। देखो सारी चीज़ें जुड़ी हुई है आपस में। हम केवल कॉन्सेप्ट का हम लोग ये नहीं देख सकते कि गलत क्या है, हम लोगों को देखना कि क्या क्या चीज़ें हम लोग एक क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एक गलत होगा, बाकी 2 को भी समझने का ट्राई करते हैं, ताकि उससे क्या होगा, एक ही क्वेश्चन से हमारे कई सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। तो एक चीज़ हम लोगों ने क्या सीखी, हमने ये सीखी कि दिस और दैट जो होता है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और इसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर होता है। तो ये बॉक्स सिंगुलर है और यहाँ पे भी दिस के बाद प्लेस सिंगुलर है। ठीक है, 2 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी। एक हमने और सीखा कि ऑफ जो होता है ये प्रेपोजिशन होता है, फॉर भी प्रेपोजिशन है, और ऑफ के बाद या किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। एक और चीज़ हमने जाना कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक वैसे ही जैसे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट भी हमारा नाउन और प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन और प्रोनाउन। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
आइदर दिलीप और सुनील, या तो दिलीप के पास या सुनील के पास। अब देखना ये रूल क्या कहता है, ये रूल कौन सा है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये पेयर में चलने वाले कंजंक्शन हैं। क्या है, पेयर में चलने वाले कंजंक्शन, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, और भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जो पेयर में चलते हैं। जैसे सच के साथ एज का पेयर बनता है, एज के साथ एज का पेयर बनता है ना। ऐसे ही हमारे पास इन ऑर्डर दैट के साथ मे और माइट का पेयर बनता है। लेस्ट के साथ शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का पेयर बनता है। रादर के साथ देन का पेयर बनता है। ये सब हम लोग कंजंक्शन में पढ़ेंगे। अच्छा, अब पेयर की बात तो हम लोगों ने करी और ये पेयर आ भी रखा है आइदर के साथ और, लेकिन अब वर्ब क्या आएगी। अब ग्रामर क्या कहती है, बुक में क्या लिखा है कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे। दो सब्जेक्ट कौन से, एक तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट 1, एक ये रहा हमारा सब्जेक्ट 2। तो दो सब्जेक्ट जब आइदर और से कनेक्ट होंगे तो जो वर्ब होगी वो सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। अच्छा, सेकेंड वाला ये दिलीप है और ये सुनील सेकेंड वाला है, दिलीप हमारा फर्स्ट है। अच्छा, चाहे आप दिलीप के अकॉर्डिंग ले, चाहे आप सुनील के अकॉर्डिंग ले, ये दोनों के दोनों सिंगुलर है। तो सुनील के अकॉर्डिंग लेंगे तब भी हैव की जगह पे हैज हो जाएगा, और दिलीप के अकॉर्डिंग लेंगे तब भी हैव की जगह हैज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी सवाल में ऐसा जाता है आइदर दिलीप और हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग लेंगे तो हैव आ जाएगा, और दिलीप के अकॉर्डिंग लेंगे तो हैज आ जाएगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से सब्जेक्ट जुड़े तो जो वर्ब होगी वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। मतलब वर्ब के नियर में कौन सा है, वर्ब के नियर में। अब ये दिलीप तो है, लेकिन दिलीप के नियर में आइदर है, और दिलीप के नियर में और है, और सुनील के नियर में क्या है, हैव। तो जो भी वर्ब निकट में होगी, नियर में होगी, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये वर्ब रही और इसके पहले रहा सुनील, तो सुनील सिंगुलर है इसलिए हैव की जगह पे हो जाएगा हमारा हैज। आगे चलते हैं। द रिच इज नॉट ऑनेस्ट, द रिच इज नॉट ऑनेस्ट। अब देखना यहाँ पे द रिच आया है। अब रिच तो अमीर हो गया, और रिच हमने पढ़ा है कि रिच एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताता है, एडिशनल क्वालिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन की। अच्छा, एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, एडजेक्टिव होता है हमारा पुअर होता है, हमारा हैंडसम हो गया, अगली हो गया, या फिर स्मॉल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, लार्ज, बिग, ये सब एडजेक्टिव। अब ये रिच एडजेक्टिव आया है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है, और ये रही हमारी वर्ब इज। अब ये वर्ब रही, अब सब्जेक्ट और वर्ब में तो हमें वर्ब और नाउन और प्रोनाउन को ही देखना है। अब ये जो है ना सब्जेक्ट, ये वर्ब जो है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट ये रहा हमारा, वैसे भी वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो वर्ब से पहले ये रहा द रिच। अब द रिच ना ही नाउन है ना ही प्रोनाउन है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। अब इसमें हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि कभी भी कोई एडजेक्टिव, एक बार दोबारा से सुने, कभी भी कोई एडजेक्टिव अगर द के साथ आता है, कोई भी एडजेक्टिव अगर द के साथ आता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला द रिच, मैंने बोला द ब्लाइंड, मैंने बोला द हैंडसम और द ऑनेस्ट, है ना, द पुअर, अगर ऐसा आ जाता है कोई भी एडजेक्टिव द के साथ, तो उसका मतलब हो जाएगा पूरी की पूरी वो कम्युनिटी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं या जो एडजेक्टिव के साथ आया है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला द रिच, तो द रिच का मतलब हो जाएगा रिच पीपल। मैंने बोला द ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल। मैंने बोला द पुअर, पुअर पीपल। तो कोई भी एडजेक्टिव अगर द के साथ आता है तो वो उसका मतलब हो जाएगा पूरी की पूरी वो कम्युनिटी जो एडजेक्टिव के साथ आया है या वो जो एडजेक्टिव है। अगर वो पूरी की पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा है तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल हो जाएगी। अब प्लूरल होने की वजह से द रिच इज नॉट ऑनेस्ट की जगह पे हम लोगों को करना पड़ेगा द रिच आर नॉट ऑनेस्ट। क्यों किया हम लोगों ने? इसलिए किया क्योंकि ये जो द रिच है ना, ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले द है, और एडजेक्टिव के पहले द आ जाए तो ये पूरी की पूरी कम्युनिटी माना जाएगा, और पूरी की पूरी कम्युनिटी होगी तो ऑब्वियसली बात है ये प्लूरल होगी, और प्लूरल होगी तो मुझे इसकी जगह पे आर लिखना पड़ेगा। एक और चीज़ ध्यान में रखना कि एडजेक्टिव को छोड़ करके अगर नाउन और प्रोनाउन रहता है, जैसे द बुक हो जाएगा, तो द बुक का मतलब बुक पीपल नहीं है, क्योंकि ये जो बुक है ना ये बुक नाउन है, और ये जो रूल है ये एडजेक्टिव के साथ चलता है। एडजेक्टिव के साथ चलता है तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना है। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई ये सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है, तो ये द रिच क्या कर रहा है यहाँ पे, द रिच एक्चुअली नाउन इक्विवेलेंट होता है। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है कि नाउन इक्विवेलेंट होता है जब भी नाउन जो है,
नाउन और प्रोनाउन के बाद जब सब्जेक्ट कोई दूसरी चीज़ बनती है, नाउन और प्रोनाउन के बाद जब सब्जेक्ट कोई दूसरी चीज़ बनती है तो उसको नाउन इक्विवेलेंट माना जाता है। जैसे द रिच यहाँ पे सेंटेंस बन गया, या फिर जैसे आपने सुना होगा टू डांस इज़ अ गुड हॉबी, टू डांस इज़ अ गुड हॉबी। अब यहाँ पे डांस जो है वर्ब है और टू के साथ वर्ब आई है, इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म जब भी टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए, अच्छा टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो इन्फिनेटिव कहलाएगा, और इन्फिनेटिव जो है नाउन इक्विवेलेंट का काम कर रहा है। जबकि मेन वर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, मेन वर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं बनती क्योंकि वो खुद में वर्ब है, वर्ब सब्जेक्ट नहीं बन सकता, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे क्यों बना है, इस वजह से बना है क्योंकि ये नाउन इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं, लेकिन हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। शायद हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें क्लियर हो और नहीं भी होंगी, हम लोग तो धीरे धीरे बात करते रहेंगे तो हमें समझ में आता रहेगा। यहाँ पे देखना ये सेंटेंस है आवर शूज इज न्यू, आवर शू इज न्यू। अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है। जैसे चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है। पीपल हमेशा प्लूरल फॉर्म है, तो पीपल आर होगा, पीपल इज नहीं होगा। चिल्ड्रन आर होगा, चिल्ड्रन इज नहीं होगा। शायद यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी है, नहीं अभी तो नहीं है। हाँ यहाँ पे चिल्ड्रन लाइक्स, तो चिल्ड्रन लाइक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये तो मेन वर्ब है। अब आपने बोला सर ऊपर डूडल्स हो रहा था, हैज़ हैव हो रहा था, इज आर हो रहा था, यहाँ पे लाइक्स कैसे, ये मेन वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब रहेगी तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, और जब मेन वर्ब रहेगी तो मेन वर्ब को चेंज करेंगे। अच्छा जब दोनों रहेंगे तो हेल्पिंग और मेन वर्ब, तब भी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। ये ज़्यादा बार मैं डिस्क्राइब करता रहूँगा तो आप लोगों को चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। तो चिल्ड्रन लाइक्स ना होकर के यहाँ पे होना पड़ेगा चिल्ड्रन लाइक टू ईट, चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट ना होकर के चिल्ड्रन लाइक टू ईट, यहाँ पे लाइक हो जाएगा। और इस वाले शूज में आवर शूज एक्चुअली ये प्लूरल होता है, अगर ये प्लूरल होता है तो मुझे इज ना कर करके मुझे लिखना पड़ेगा आर। क्यों, ये एक ऐसा नाउन है जो खुद में ही प्लूरल है। चिल्ड्रन भी वैसे ही नाउन है, पीपल भी वैसे ही नाउन है, तो दे जैसे प्रोनाउन होता है ये प्लूरल होता है, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान। अब देखना यहाँ पे सेम वही वाला रूल, आइदर और वाला, नाइदर नॉर, और इनके साथ नॉट ओनली बट ऑल्सो होता तो वो भी वैसे ही काम करता। अब नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान, अब देखो बाद वाले के अकॉर्डिंग लेनी है या ऐसे याद रखें, या फिर ये जो वर्ब है ना, जो वर्ब जिसके नज़दीक हो, तो ये पाकिस्तान के नज़दीक है। अब पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दोनों सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर हैं तो यहाँ पे हैव ना लेकर के वी शुड यूज हैज़। नाउ द सेंटेंस बिकम्स नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैज़ येट अक्वायर्ड द एरिया ऑफ एलओसी। नेक्स्ट कहता है एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वॉर। बोल रहा है कि हर कोई मैन, वुमेन और चाइल्ड। अब यहाँ पे देखना एवरी लग गया। अब एवरी जो है हमेशा सिंगुलर लेता है, एवरी हमेशा नाउन सिंगुलर लेता है, एवरी को सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे देखना मैन हो गया, वुमेन हो गया और चाइल्ड हो गया। अब हमें क्या लगता है कि एक तो मैन होगा ही होगा, एक वुमेन तो होगी और एक चाइल्ड भी होगा, तो 1 + 1 + 1 = 3। If the subject is becoming 3 in number, so we should use or we should treat this subject as a plural identity. If we will use the plural identity to that subject, so we should use the plural verb with plural subject. लेकिन होगा क्या, यहाँ पे every एक ऐसा वर्ड है which always treated like the singular identity, हमेशा सिंगुलर की तरह, और ये जानबूझ करके कंफ्यूज कर रहा है। अगर सेंटेंस ऐसा होता कि every man is, तब तो ठीक था, लेकिन उसने every man, वुमेन और चाइल्ड को दे दिया। अब ऐसा अगर हो एवरी के साथ मैन, वुमेन, चाइल्ड और कुछ और भी हो जाए, तब भी हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। किसकी वजह से, एवरी की वजह से। अच्छा एवरी नहीं होता तो शायद सिंगुलर कंसिडर कर सकते थे, लेकिन एवरी और ईच जब आ जाए इनको सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, और अगर सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा तो आर की जगह पे हम लोग लिखना पड़ेगा इज। नेक्स्ट कहता है इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज बीन रिटन, है ना, ये लिखा गया इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज बीन रिटन। अब देखना जरा, इट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, अब देखना ये वर्ब एक रही, वर्ब 1 ये है, और ये हमारी वर्ब 2 है। अब ये वाला जो वर्ब 1 है ये इसके लिए आया है, इट के लिए, तो ये सब्जेक्ट 1 रहा हमारा। अब ये जो वर्ब 2 है ना, इसके लिए या तो ये इट सब्जेक्ट है या फिर इसका कोई दूसरा सब्जेक्ट है। अब इट अगर सब्जेक्ट है तब तो ठीक है, हैज तब तो ठीक है, लेकिन कहना क्या चाह रहा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अब वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स है, उन बुकों में से कोई एक बुक की बात हो रही है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से किसी एक बुक की बात।
दैट हैज़ बीन रिटन। अब ये दैट एक्चुअली क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन का रूल ये कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जब भी वर्ब आती है वो डिपेंड करता है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन पे। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जब भी वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन पे। अब देखना यहाँ पे पहले तो बेस्ट बुक्स है, अगर बुक्स है तो उस हिसाब से तो हैव आना चाहिए, लेकिन आप देखना यहाँ पे बेस्ट बुक्स नहीं, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ये बेस्ट बुक्स होता तो हैव ठीक था, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक्स मतलब बहुत सारी अच्छी बुकों में से कोई एक बुक, और अगर एक बुक की बात हो रही है तो यहाँ पे ये हैज़ सही रहेगा, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या सेंटेंस बनेगा, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज़ बीन रिटन। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। गलती कहाँ हो सकती थी, या तो यहाँ हो सकती थी, इज के साथ आ रहा था, लेकिन ये इट सिंगुलर है तो ये भी ठीक है, और या फिर हैज़ के बाद हैव आता, लेकिन ये दैट के बाद जो वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा दैट से पहले पे। ये एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट, ये जब भी आएंगे ना, इनके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो डिपेंड करेगा इनसे पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन पे। तो इससे पहले तो बुक्स है, हमें लगेगा हैव आएगा, लेकिन वो बुक्स नहीं, वो बुक्स वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, मतलब उनमें से कोई एक, अगर एक होगी तो हैज़ ही लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। 8 क्वेश्चन नहीं, ये 8 कॉन्सेप्ट है एक तरह से। ये कॉन्सेप्ट आप ये मान करके चले कि हमने 8 रूल पढ़ दिए, इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी भी नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है कहीं आपको कन्फ्यूजन लगे। हम लोग इससे लेवल थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे, या फिर इससे इजी क्वेश्चन भी लेके आते रहेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे और साथ साथ में हम लोग सीखते भी रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।